राजनीति के किरदार। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। पॉलिटिक्स वाला के किरदार कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में। जेलेंस्की कौन है, क्या शख्सियत है उनकी? वो एक कॉमेडियन हैं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक अभिनेता हैं, क्या हैं? इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि यूक्रेन गेट क्या मामला है और वो आखिर वो क्या कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की पसंद नहीं है या जेलेंस्की को ट्रंप पसंद नहीं है। आखिर वो कौन से कारण है? जेलेंस्की एक ऐसे किरदार है जो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर और बड़े पर्दे से राजनीति के पर्दे पर आए। वो एक ऐसी हस्ती हैं जो एक काल्पनिक किरदार से एक सीरियल में उन्होंने एक ऐसे किरदार का रोल किया था जो आगे जाकर देश का राष्ट्रपति बनता है और जेलेंस्की वास्तव में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति बने। ये ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। भगवंत मान की तरह वो भी एक कॉमेडियन हैं और कॉमेडी के बहुत से शो उन्होंने किए हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी का स्तर क्या रहा ये मैं कहूँ तो आप हंसेंगे। जी हाँ, जेलेंस्की की कॉमेडी का स्तर समय रैना की कॉमेडी से भी बहुत घटिया रहा है। उनके कई सारे प्रोग्राम टीवी पर आए, उसमें एक प्रोग्राम था जिसमें वो न्यूड आए, उन्होंने केवल अंडरवियर पहना था और जेलेंस्की ने इस कार्यक्रम में मंच पर, टीवी के मंच पर पियानो बजाया था और वो पियानो उन्होंने हाथ से नहीं बजाया बल्कि अंडरवियर पहने हुए अपने उस खास अंग से बजाया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका बौद्धिक स्तर क्या रहा होगा या लोगों को हंसाने के लिए, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए वो किस स्तर तक जा सकते हैं। ये उसका एक उदाहरण है, याद रखने वाली बात है। लेकिन जो भी हो, जेलेंस्की भारत के समर्थक माने जाते हैं, भारतीय फिल्मों के प्रशंसक हैं। आमिर खान की 3 इडियट उनकी लोकप्रिय, उनकी बहुत प्रिय फिल्म है, उसे वे बहुत पसंद करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति बनने की लड़ाई उनकी सामान्य नहीं रही। उन्होंने एक सीरियल में काम किया जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये एक टीवी सीरियल था, सर्वेंट ऑफ द पीपल, और इस सीरियल में जो किरदार था वो आगे जाकर राजनीति में जाता है और देश का राष्ट्रपति बनता है। जेलेंस्की ने बाद में जो पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, और उसी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे उसी अंदाज में वे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात थी और ख़ास बात यह कि वो राष्ट्रपति बने तो उन्हें भारी बहुमत मिला। कहते हैं कि उन्हें करीब करीब 87% वोट उनकी पार्टी को मिले, यानी एक तरफा जीत, लैंडस्लाइड जीत उनकी हुई। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनके सामने बहुत सी चुनौतियां आई। एक चुनौती ये थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वे लड़ाई लड़ते, उन्होंने लड़ाई लड़ी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में उन्होंने बड़ी साफगोई से काम लिया और लड़ाई को जारी रखा, अपना मनोबल बनाए रखा। पूरी दुनिया ने उन्हें समर्थन दिया, अमेरिका ने भी एक हद तक उनकी मदद की, कई देशों ने सैन्य सहायता दी और राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपने देश के लिए आंतरिक सुधार के बहुत सारे काम किए, जिसमें सेना में सुधार किए, आर्थिक मामलों में सुधार किए और राजनीतिक सुधारों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी दिलचस्प रही है। एक कॉमेडियन, अभिनेता, सर्वेंट ऑफ द पीपल, और फिर जिसमें उन्होंने एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी और वो सर्वेंट ऑफ द पीपल का शिक्षक सिनेमा के पर्दे पर राष्ट्रपति बनता है और फिर वास्तविक जीवन में भी राष्ट्रपति बनता है। जेलेंस्की ने 2006 में डांसिंग विद द स्टार के यूक्रेनी वर्जन में हिस्सा लिया था और वे उसके विनर थे, यानी डांस में भी उनकी मास्टरी है, कॉमेडी में तो मास्टरी है ही। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की लेकिन वकील नहीं बने, उन्होंने पेशे को चुना, कॉमेडी के पेशे को। वे रूसी भाषा के समर्थक हैं, उनकी ज़िंदगी की पूरी पढ़ाई रूसी भाषा में हुई। लेकिन जब वे यूक्रेन के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने यूक्रेनी भाषा को अपना लिया और रूस की भाषा को अलविदा कह दिया। ये बड़ी गंभीर बात है कि किस तरह उन्होंने यूक्रेन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। एक मौका आया था 2022 में जब अमेरिका के नेताओं ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे कहा था कि आप यूक्रेन से भाग जाओ, देश से भाग जाओ जिस तरह शेख हसीना बांग्लादेश से भागी है। लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि नहीं, मैं देश से नहीं भागूंगा, मुझे युद्ध लड़ने के लिए
हथियार चाहिए, कार नहीं चाहिए कि जिसमें बैठकर मैं भाग जाऊं। उन्होंने कहा था आई नीड एम्यूनिकेशन नॉट ए राइड, मुझे राइड नहीं चाहिए, मुझे आवाज़ चाहिए। एक और बात, जेलेंस्की वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रहे और बेडिंगटन बियर नाम का एक कार्टून सीरियल था, उसमें उन्होंने भालू की आवाज़ दी थी। तो ये कार्टून था, भालू का कार्टून, जिसमें उन्होंने भालू की आवाज़ दी और वो खुद राष्ट्रपति बने। जब जेलेंस्की कॉलेज में थे तो उनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम ओलेना था, लेकिन ओलेना ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया। लेकिन जेलेंस्की लगे रहे और उन्होंने अपनी प्रेमिका को पटा लिया, उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनने के बाद एक नया स्टाइल लिया। आमतौर पर राष्ट्रपति बड़ी औपचारिक पोशाक में रहते हैं, कोट, सूट, टाई वगैरह वगैरह, लेकिन जेलेंस्की या तो जैकेट में होते हैं या टी शर्ट पहने होते हैं, और ये टी शर्ट का रंग भी ऑलिव ग्रीन जैकेट है। जैसे हमारे यहाँ मोदी जैकेट है, वैसे जेलेंस्की की भी अपने देश में एक तरह से जैकेट चल निकली है और वो जेलेंस्की जैकेट कहलाने लगी है। लेकिन सवाल ये कि यही जेलेंस्की जैकेट पहनकर जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा था कि अरे आप तो बड़े तैयार होकर आए हैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और अमेरिका के एक पत्रकार ने भी टोका था कि आपको प्रोटोकॉल नहीं मालूम, राष्ट्रपति से मिलने के लिए क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या पोशाक होती है। तो जेलेंस्की ने जवाब दिया कि मान्यवर, मैं जिस देश से आया हूँ वो देश युद्ध लड़ रहा है और युद्ध की विभीषिका में मेरे पास ड्रेस का चयन करने का वक्त नहीं है, इसलिए जब तक युद्ध खत्म नहीं होता मैं सूट टाई नहीं पहनूंगा, मैं इसी पोशाक में मिलूंगा। कई लोग कहते हैं कि जब गांधी जी ब्रिटेन गए थे और वहाँ के सर्वोच्च नेता से मिले थे तब गांधी जी ने भी सूट नहीं पहना था, जो कि वहाँ फॉर्मल ड्रेस ज़रूरी थी। लेकिन कहा जा सकता है कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक सामान्य नागरिक थे, एक वकील थे, एक नेता थे। तो जेलेंस्की की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। यही जेलेंस्की है जिसे आज अमेरिकी मीडिया गाली दे रहा है, दुनिया का बड़ा मीडिया गाली दे रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 2022 में दुनिया की जानी मानी पत्रिका टाइम ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, यानी वे वर्ष के आदमी थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना पूरा दायित्व निभाया, अपना काम किया। इसलिए उन्होंने, अब मैं थोड़ा अतीत पे चलता हूँ कि आखिर यूक्रेन और रूस की जंग के पीछे क्या क्या कारण रहे हो। देखिए, हुआ ये कि पहले एक सोवियत संघ था, दुनिया में महाशक्तियाँ 2 थी, सोवियत संघ और अमेरिका। फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया और चीन एक नई शक्ति के रूप में उभरा जो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 देश बन गए। ये 15 देश थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यानी इन 15 देशों में से एक देश यूक्रेन था, एक देश रूस था और 13 दूसरे देश थे। ये देश बनने के बाद रूस को लगा कि हमारी सत्ता जा रही, जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उन देशों को जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे उन पर युद्ध करना शुरू किया और उनके हिस्से को कब्जाना शुरू किया। यूक्रेन के हिस्से को रूस ने अपने हिस्से पे अपने देश में मिला लिया, कब्जा कर लिया एक बड़े भूभाग पर, और यही लड़ाई है। अब इस बात को लोग ऐसे भी देखते हैं कि अगर भारत जो है अविभाजित भारत की बातें करते हैं लोग, तो कह सकते हैं कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सारे देश कभी भारत के हिस्से थे। तो कोई ये कहे कि भारत कल को पाकिस्तान पर हमला कर दे कि हमारा हिस्सा थे, या बांग्लादेश पर हमला कर दे कि हमारा हिस्सा थे, तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा। और यही बात यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हमारे देश पर कब्जा किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की थी और सोवियत संघ ने उसे मान्यता दी थी 1991 में ही 26 दिसंबर 1991 को।
यानी इस संघर्ष के बहुत सारे कारण हैं, ऐतिहासिक कारण हैं, सांस्कृतिक संबंध कारण हैं। यूरो मैदान क्रांति 2014 में यूक्रेन में हुई तो यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता छोड़नी पड़ी। उसके बाद क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने कब्जा कर लिया, जनमत संग्रह कराया गया और वहाँ के लोगों ने कहा कि हाँ, हमें तो रूस में मिलना है। ये सारी चीज़ें हुई। ऐसे और भी चीज़ें हैं, लेकिन वर्तमान में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ये 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ और अभी तक युद्ध विराम नहीं हुआ। इसमें खरबों की संपत्ति नष्ट हुई है, कई शहर बर्बाद हुए हैं और यूक्रेन ने आत्मरक्षा की और पूरे यूरोप के देशों से मदद मांगी। यूरोप के देशों ने उसे मदद की, अमेरिका ने भी मदद की। इस युद्ध के कारण विश्व स्तर पर ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और राजनीतिक अस्थिरता आ गई है और ऐसी स्थिति में जेलेंस्की यूक्रेन की सत्ता संभाले हुए हैं। जेलेंस्की के बारे में कहा जाता है कि वो कॉमेडियन है, तो एक बार उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मिमिक्री कर दी, जिससे पुतिन बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बिल्कुल पुतिन की आवाज़ में हूबहू उनकी नकल की। पुतिन को निश्चित ही ये बात पसंद नहीं आई होगी। कई लोग कहते हैं कि जेलेंस्की राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन उनका कॉमेडियन का मिजाज तो बरकरार है। राष्ट्रपति होते हुए भी वे कॉमेडियन जैसी बातें करते हैं। जब वे रूस की हंसी उड़ा रहे थे तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें कुछ कहें, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए समय मांगा और वे व्हाइट हाउस में गए और प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो यूनिफॉर्म या ड्रेस होता है वो नहीं अपनाया, तो कई लोगों की भौहें चढ़ी और ये भी कहा गया उन्हें बिना खाना खाए विदा कर दिया गया। हालांकि उस कार्यक्रम के बाद लंच का कार्यक्रम था, लेकिन जेलेंस्की को बगैर खाना खाए ही विदा कर दिया गया। ऐसी स्थिति भी कही जाती है। अब मैं बात करूंगा जेलेंस्की की ज़िंदगी की कुछ कमियों के बारे में। उन्होंने क्या कमियां रही, क्या गलतफहमी रही। पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं कि अब वो अमेरिका के आगे झुक रहे हैं, ट्रंप की गलबहियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांग रहे हैं। अगर वो यही काम 3 साल पहले पुतिन के साथ कर लेते, अगर वो पुतिन के साथ ही गले मिल जाते, तो इतनी बर्बादी नहीं होती, न रूस की बर्बादी होती, न यूक्रेन की बर्बादी होती और अमेरिका को बीच में हीरो बनने का मौका नहीं मिलता अमेरिकी हुकूमत को। लेकिन वो नहीं हुआ। तो जेलेंस्की ने रूस को कम आंका। उन्हें लगा कि हम बहुत बहादुर हैं, हम तो निपट लेंगे, और उन्होंने पुतिन से बातचीत और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो गंभीर कोशिश नहीं कही जा सकती। जब रूस ने यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दी, तब भी जेलेंस्की अपने कॉमेडियन के मूड में रहे। उन्हें कहा क्या उखाड़ लेगा रूस हमारा, क्या कर लेगा। तो ये विचार यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं रहा। जब रूस ने बड़े पैमाने पर हमला किया जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए, तब कहीं जाके जेलेंस्की को यकीन हुआ कि नहीं, मामला गंभीर है। एक और गलती जेलेंस्की की नज़र आती है मुझे। एक तो ये कि उन्होंने अमेरिका पर, नाटो देशों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया। उन्हें लगा कि अगर हम रूस से लड़ाई लड़ेंगे तो अमेरिका हमारी मदद के लिए आएगा, और नाटो के जो सदस्य देश हैं, लगभग 4 दर्जन देश हैं, वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन वो नाटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन। ये बात वो भूल गए जेलेंस्की कि वो नाटो के मेंबर नहीं है। बोलचाल की भाषा में कहें तो नाटो वो है कि देशों का एक समूह है, और उन समूहों ने अपनी एक सेना बना रखी और कहा कि कोई भी बाहरी देश अगर इन देशों पर हमला करेगा तो हम उस सदस्य देश के बचाव में अपनी सेना भेजेंगे। यानी लगभग 4 दर्जन देशों की एक सेना, ये कह सकते हैं। जैसा पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में होता था कि छोटे छोटे राजा थे, दिल्ली में एक बड़ा राजा था, छोटे राजा एक साथ थे। दिल्ली का राजा छोटे राजाओं की मदद भी करता था, सेना भी भेजता था अगर कोई दूसरा राजा उन पर हमला करता था। आप ये मान सकते हैं समझने के लिए, हालांकि यहाँ राजा और राजतंत्र नहीं है। जेलेंस्की की एक तीसरी बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने विपक्ष पर कड़े रुख अपनाए, कड़ाई की। विपक्षी नेताओं के साथ नरमी से पेश नहीं आए। उन्हें लगा कि यही मेरा स्टाइल होगा। प्रेस की आज़ादी पर उन्होंने अंकुश लगा दिया।
युद्ध काल के दौरान चुनाव को रद्द कर दिया और सत्ता में अधिक से अधिक समय बैठे रहने के लिए पूरी गठजोड़ की। इसके कारण जेलेंस्की की लोकप्रियता बहुत कम हुई। फिर भ्रष्टाचार को रोकने की जो बातें वो करते थे और जो काम उन्होंने किए, उससे वहाँ भ्रष्टाचार नहीं रुका। अगर आप भारत के भ्रष्टाचार से दुखी हैं तो मान लीजिए कि भारत में तो ये है ही बुरी बात, लेकिन दुनिया के कई देशों में, अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार बुरी तरह है और यूक्रेन भी उन देशों में शामिल है। जेलेंस्की ने 2019 में यह वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार को हर हाल में रोकेंगे, लेकिन हाल ये हुआ कि 2023 में वहाँ रक्षा मंत्रालय में ही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया कि यूक्रेन जो हथियार खरीद रहा है उसमें भ्रष्टाचार है। कुछ बड़े बड़े अफसरों के नाम आए भ्रष्टाचार में, तो उन्हें कुछ को बर्खास्त किया, कुछ को नहीं किया। जनता को लगा कि जेलेंस्की जो भ्रष्टाचार की बातें करता है ये बातें सही नहीं हैं, और जेलेंस्की के पास ये बात भी नहीं थी कि युद्ध शुरू हो गया है, अगर युद्ध रुक जाए तो उसके बाद क्या योजना होगी, कैसे यूक्रेन को फिर से खड़ा किया जाए। युद्ध के बाद देश को फिर से खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। तो अब जेलेंस्की के सामने ही चुनौती कि अगर युद्ध विराम सन्निकट है, अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम घोषित भी हो जाता है, तो कैसे फिर से देश को बनाया जाएगा, देश का पुनर्निर्माण कैसे होगा। क्योंकि रूस और अमेरिका तो यूक्रेन के संसाधनों पर निगाह गड़ाए हुए हैं, तो वे कैसे बचाएंगे, उनके पास कोई योजना नहीं है। यानी कॉमेडियन कई बार समझता है कि मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ और पर्दे पर मैंने कॉमेडी कर ली, कहानी खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी कभी खत्म नहीं होती। अब 2019 के एक यूक्रेन गेट मुद्दे की बात करता हूँ। यह यूक्रेन गेट विवाद क्या था, और दरअसल यही यूक्रेन गेट विवाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच विवाद का कारण रहा। बात यह है कि 25 जुलाई 2019 को डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक फ़ोन पे बातचीत हुई। इस बातचीत में ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वे जो बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन की जांच कराएं, क्योंकि इन लोगों की एक गैस कंपनी है बुरिस्मा। ये बुरिस्मा गैस कंपनी यूक्रेन में है, यानी जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो और उनके बेटे ने एक कंपनी यूक्रेन में खोल रखी है जो गैस का कारोबार करती है। तो ट्रंप ने कहा कि भाई इस कंपनी में बड़े घोटाले हो रहे हैं, और जेलेंस्की जी इसकी जांच शुरू करवा दीजिए, क्योंकि अगर जांच होती है तो जो बाइडन की नाक कटेगी, उनके बेटे की नाक कटेगी और मुझे राजनीतिक फ़ायदा होगा। तो ये कहानी है शुरुआत कि जो बाइडन के मुद्दे पर जेलेंस्की की लड़ाई, जेलेंस्की का आमना सामना ट्रंप से हुआ। उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी। 2019 की बात है, और यहीं से ट्रंप को लगा कि ये व्यक्ति मेरी बलन का नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर जेलेंस्की जांच शुरू नहीं करते तो अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद रोक सकता है। बाद में विसल ब्लोअर की रिपोर्ट आने पर पता चला कि ट्रंप पर महाअभियोग लगाया गया, यानी ट्रंप पर महाअभियोग लगाया गया इन सब कारणों से। यानी जेलेंस्की ने यहाँ पर ट्रंप के दबाव में आने से इनकार कर दिया, सार्वजनिक रूप से कहा कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है और हम किसी और के कहने पर यहाँ राजनीतिक जांच का काम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ट्रंप की तारीफ़ की, फ़ोन पे ट्रंप की तारीफ़ की और कहा कि हम तो आपके साथ सहयोग चाहते हैं, यानी डिप्लोमेसी उन्होंने रखी। बाद में अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद जारी रखी। अब सवाल यह है, कई लोग बोलते हैं कि जेलेंस्की को झुक जाना चाहिए था भाई ट्रंप के सामने, क्या फ़ायदा हुआ। ट्रंप के सामने वो गए, ट्रंप को डिफेम किया उन्होंने सूट नहीं पहनकर, यानी मैं तो जैसा हूँ वैसा आ जाऊँगा, तुम्हारे सामने होगे ट्रंप तो ट्रंप प्रोटोकॉल गया तेल लेने, ये उनका स्टाइल था। तो ये किसी को डिफेम करने का तरीका है। ऐसा हो कि आपको राज्यपाल से मिलना हो और राज्यपाल महोदय से मिलने का प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति से मिलने का प्रोटोकॉल है, और आप टी शर्ट पहनकर चले जाएँ राज्यपाल से मिलने, टी शर्ट के बटन ऊपर खुले रख के चले जाएँ कि मैं आया हूँ मिलने। तो एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी पदाधिकारी से मिलने का, तो उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया उन्होंने, और ये जानबूझकर उन्होंने ट्रंप को डिफेम करने की कोशिश की। अगर ट्रंप के सामने जेलेंस्की झुक जाते तो
अमेरिका की तात्कालिक मदद बिना किसी विवाद के मिल जाती। ट्रंप के समर्थन से यूक्रेन को राजनीतिक फायदे हो सकते थे, लेकिन वो फायदे उन्होंने नहीं लिए। फिर इसका नुकसान यह है कि इससे यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल उठता कि आखिर क्या हुआ, और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने पर जो बाइडेन नाराज हो सकते थे, उसके सामने दिक्कतें आती। सवाल यह कि अगर नहीं झुकते तो क्या होता, यानी वो नहीं झुके तो उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता और नैतिकता को बनाए रखा। ये बात उन्होंने डंके की चोट पे कह दी। जो बाइडेन बाद में राष्ट्रपति बने, उनके उससे अच्छे संबंध बने रहे, लेकिन ट्रंप प्रशासन से उनका तनाव बढ़ गया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने जेलेंस्की की डिप्लोमेसी विफल रही? बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और यहीं आकर जेलेंस्की के बारे में लगता है कि कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनना कितना कठिन रहा होगा, और राष्ट्रपति बनना कितना कठिन है, ये बात वो शायद नहीं समझ पाए। उनकी सफलता ये रही कि उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे नाराज़ नहीं किया, और लेकिन ट्रंप के गुस्से से बचने में एक हद तक कामयाब रहे। अमेरिका की सैन्य मदद पाने में भी वे एक हद तक कामयाब रहे, लेकिन अमेरिका की साजिश में फंस गए। यहाँ उनकी एक असफलता कही जा सकती। जो बाइडेन को उन्होंने नाराज़ नहीं किया, लेकिन ट्रंप नाराज़ हो गए। अब ट्रंप के महाभियोग में यूक्रेन का नाम आना उनकी विफलता है कि अगर ट्रंप पर महाभियोग चला और उसमें यूक्रेन का नाम आया तो ये अच्छी डिप्लोमेसी तो नहीं कही जाएगी। तो जेलेंस्की ने दृढ़ता दिखाते हुए ट्रंप के साथ जो कुछ किया है वो ठीक किया, लेकिन मुझे लगता है कि जेलेंस्की आज की तारीख में दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है जो ट्रंप के सामने तन कर रहा, जिसने बात की कि हमारे यूक्रेन में यह है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर जेलेंस्की ईमानदारी से कहते और शालीनता से अपनी बात कहते, अगर वे प्रॉपर सूट पहनकर प्रोटोकॉल का पालन भी करते हैं, तो कोई उनकी नाक नहीं कट जाती। सवाल यह है कि जब आप किसी देश के राष्ट्रपति होते हैं और किसी कूटनीतिक मिशन पे होते हैं, तो आपका अहंकार वहाँ ज़रूरी नहीं होता, आपके निजी सिद्धांत वहाँ महत्वपूर्ण नहीं होते। केवल एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि आपके देश का हित किस में है। आपके देश का हित अगर सूट पहनने में था, ट्रंप के आगे मुस्कुराने में था, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। आप देखिए दुनिया के अधिकांश देश ऐसा ही करते हैं और कूटनीति ऐसे ही चला करती है। यानी जेलेंस्की की राजनीति अब ढलान पर है और वे किस दिन फिसल कर गिर जाएंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसा कॉमेडियन जो पियानो बजाता है, ऑलमोस्ट न्यूड रहता है, एक अंडरवियर पहनकर मंच पर जाता है और अपने एक विशेष अंग से पियानो बजाता है, तो उसका स्तर क्या रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हमारे यहाँ के समय रैना जैसे घटिया आर्टिस्ट तो उसके आगे बहुत ही अच्छे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।